So we are continuing the discussion of the core unifying theme in biology, which is evolution. और देखिए, शुरू में मैंने आपको यह बताया था कि इवोल्यूशन को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यह हो सकता है कि आप पैरामीटर्स देखिए, और दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप प्रोसेसेस के बारे में पढ़िए। सो हमने पहले ही कहा था कि इवोल्यूशन को आप एक शब्द को पकड़ के चलिए, एक फ्रेज को पकड़ के चलिए, दिमाग में बैठा लीजिए। इसको जो डार्विन ने भी यूज किया, जिसे हम कहते हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसका मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा चुका हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इवोल्यूशन जब भी आपके दिमाग में आता है तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट उसको क्लैरिफाई करता होगा। दूसरी चीज़ याद रखिए कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम कह चुके हैं कि नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, एंड फिटनेस इज ओनली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस, एंड देयरफॉर सेलेक्टेड फॉर विल हैव अ डिफरेंशियल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। सो नेचुरल सिलेक्शन में जो सेलेक्टेड फॉर है उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो सेलेक्टेड अगेंस्ट है उनसे ज़्यादा होगा। और तीसरा एक कोर पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, मैं समराइज कर रहा हूं नेचुरल सिलेक्शन को, वो याद रखिएगा कि पॉपुलेशंस क्या करती हैं, इवॉल्व करती हैं। इंडिविजुअल हालांकि सेलेक्ट हो सकता है, सो यूनिट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वुड बी इंडिविजुअल, लेकिन इवॉल्व कौन करती है? पॉपुलेशन करती है। ये मोटा मोटा आइडिया हमें पक्के तौर पे पता है, और इसका हमने इस प्रोसेस में मैकेनिज्म देखने की कोशिश की। हमने पहले मैकेनिज्म करा, और इस मैकेनिज्म में हमने पहले लेमार्क को पढ़ा, और हमने देखा कि लेमार्क का जो हाइपोथेसिस है या जो थ्योरी है वो ठीक नहीं थी, हमने उसे डिस्कार्ड किया। एंड देन वी रेड अबाउट डार्विन, और डार्विन ने हमें काफी तौर पर यह बात क्लियर कर दिया कि ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन पॉपुलेशंस कैसे इवॉल्व करती हैं इसकी मदद से। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये आधा पार्ट तो ये हो गया प्रोसेसेस। अब मैं डार्विन पढ़ाने के बाद में, क्योंकि डार्विन से हमने एक बहुत बड़ा इन्फ्रेंस निकाला, हमने कहा ओवर प्रोडक्शन, फिर हमने कहा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर हमने कहा कुछ सेलेक्टेड फॉर, कुछ सेलेक्टेड अगेंस्ट, फिर हमने कहा डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हमने कहा डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अब हमें इसका कोई एविडेंस ढूंढना है। अर्थ पर क्या कोई इस तरह के एविडेंस हैं जो आपको ये दिखा सकें कि वाकई में ये जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है, इसमें जो लाइफ इवॉल्व हुई है, उसमें आपके आंखों के सामने कुछ एविडेंस है क्या जिसमें आप डिसेंट विद मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट है डार्विन का, इसको कोरोबोरेट किया जा सके। मुझे उम्मीद है पैरामीटर्स में आप समझ गए होंगे मोटे तौर पे। वी विल लुक एट द एविडेंसेस फॉर व्हाट? एविडेंसेस फॉर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है मोटे तौर पे आपको यह समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करना चाह रहे हैं। एक छोटा वीडियो आपके साथ कर रहा हूं, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज से। डायरेक्टली आप इवोल्यूशन होते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टली वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो आपकी आंखों के सामने कई सालों से हो रहा है, और ये इवोल्यूशनरी चेंज आपके सामने हो रहा है। देखिए, आप नीट एंट्रेंस एग्जाम जब क्वालिफाई करेंगे, यू विल गो टू अ मेडिकल स्कूल और अ मेडिकल कॉलेज, और वहां पर आपको डिग्री मिलेगी। देन यू विल बी ऑथोराइज्ड टू ट्रीट द पेशेंट्स, एंड मेनी ऑफ द पेशेंट्स विल कम विद बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो वन ऑफ द कॉमन पैथोजेंस इन्फेक्टेड द ह्यूमन बीइंग्स आर द बैक्टीरिया। और आप ये देखेंगे कि कुछ बैक्टीरिया कुछ एंटीबायोटिक से नहीं मरते, and this is what is called as resistance to antibiotics in certain strains of bacteria. Now this is a very very big problem that we are facing. मेडिकल साइंस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस कर रहे हैं, द इवोल्यूशन और द अपीयरेंस ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एंड दे आर कॉजिंग हैवक ऑन द हेल्थ सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मुझे उम्मीद है एक तो पहले से बात आपको समझ में आया जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, हाउ डू यू ट्रीट देम। और जिसकी हम बात कर रहे हैं इंसिडेंटली, इसको हम सुपर बग कहते हैं। देखिए, नाउ दिस बैक्टीरिया इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज सुपर बग। तो सुपर बग को हमने कहा MRSA। सो मैं आपको इसका पहले एक पैरामीटर में एविडेंस दे रहा हूं। MRSA का मतलब क्या है? MRSA इज methicillin resistant, let me write it down, resistant, you know, Staphylococcus aureus। तो गोल्ड कलर कॉलोनी बनाता है, इसलिए इसको ऑरियस कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ये ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में बहुत कॉमनली मिलता है।
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज हार्बरिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन देयर, से फॉर एग्जांपल नेजल कैविटी, इन देयर, से फॉर एग्जांपल द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑन द स्किन। सो देखिए मैंने कितनी बड़ी फिगर आपको दी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हो सकता है कि 25 से 30% जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे को बात को ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की बात कर रहा हूं। ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अब ये बैक्टीरिया आपको कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका इम्यून सिस्टम प्ले करता है। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखा है तो बिकॉज बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस इन नेचर, ये बात हमें लुईस पास्चर ने बताया, आपके चारों तरफ आप किससे घिरे हुए हैं? पैथोजन से घिरे हुए हैं। आपकी बॉडी फ्लूइड में बहुत सारे वायरसेस, बहुत सारे बैक्टीरिया, आप बिल्कुल हेल्दी हैं फिर भी मिलेंगे, लेकिन वो आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उनको ये काम करने नहीं दे रही है। हाँ, अगर कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट आ गई, किसी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई, तब ये नुकसान क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। याद कीजिए आपने HIV पढ़ा, एड्स में आपने ये कहा कि एड्स को डिफाइन करने के लिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन चाहिए। सो जिस टाइम पर HIV रेप्लिकेट और डिस्ट्रॉय करता है, रेप्लिकेट करता है CD4 T लिम्फोसाइट्स या T हेल्पर सेल में और उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, और क्योंकि T हेल्पर सेल एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दोनों में, और ह्यूमोरल और एज वेल एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, टू बी मोर स्पेसिफिक, इनेट में भी, एडेप्टिव में भी, और साथ में मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि एडेप्टिव में भी, ह्यूमोरल भी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बड़ा कार्डिनल रोल प्ले करते हैं। इस वजह से देयर इज एन एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हैपनिंग्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट tuberculosis, for example pneumocystis carinii pneumonia, for example Kaposi's sarcoma। ये सारे के सारे इन्फेक्शंस जो कि जनरली एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट आदमी में नहीं होगा उसमें ये होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए कैंसर पेशेंट्स में जिसमें इम्यूनो सप्रेशन अगर किया गया है तब आप देखेंगे कि बहुत कॉमनली इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सो ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स है ये इनको ये मौका देती है कि ये आप में इन्फेक्शन कर सके। सो एक और बात आपको समझ में आ गई। देखिए इस बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता। स्किन में बॉयल जैसी चीज शुरू होगी और उसके बाद में पस पड़ सकती है, लोकलाइज टाइप का इंफेक्शन कर सकता है, आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बहुत कम केसेस में आप पस को ड्रेन कर सकते हैं सर्जरी से। सो मोटे तौर पे मैंने आपसे बताया कि इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। सो 1920s 30s से जो कहानी शुरू हुई आप जानते हैं, ये ड्रग आ गई पेनिसिलिन। सो देखिए दो तरह की ड्रग्स की मैं बात करूंगा, एक को मैं कहूंगा पेनेम्स और एक को मैं कहूंगा सीपेम्स। सो दो तरह की एंटीबायोटिक्स की बात करूंगा, पेनम्स और सीपेम्स। तो पेनम्स में आपके आ गया पेनिसिलिन, इसमें इसी में आएगा मेथिसिलिन, इसी में आएगा मेथिसिलिन, यहां आ जाएंगे आपकी सिफेलेक्सिन्स, सेफेलोस्पोरिन्स, ये ड्रग्स आ गई। सो ये बाद में बनी है इससे। तो आप जानते हैं कि पहली ड्रग कौन सी आ गई? पेनिसिलिन आ गई। अब देखिए पेनिसिलिन वाज यूज्ड टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आप जानते हैं पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन में जो क्रॉस लिंकेज है उसको तोड़ देती है, और अगर सेल वॉल हट जाएगी तो सेल वॉल बैक्टीरिया को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है और बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा, मारा जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज बैक्टीरिसाइडल। ये बैक्टीरिया को क्या करती है? किल करती है। बहुत लोगों की, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन सेव्ड बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन। लेकिन पेनिसिलिन के इनडिस्क्रिमिनेट यूज से देखिए बाद में क्या हुआ कि कुछ बैक्टीरिया हमने डिस्कवर किए प्रोबेबली इन वेरी अर्ली इन 1960s जो कि इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत पहले, मैं इससे भी पहले कहूंगा 1940s में कुछ बैक्टीरिया ऐसे आ गए जो पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। अब पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे तो वो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट थे, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है जो पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज को, इससे किसी तरह से ये बैक्टीरिया बच रहा था। बैक्टीरिया में एक और चीज याद कीजिए, आपने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पढ़ा है।
हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में आप याद कीजिए, आपने देखा है कुछ प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। देखिए मैं कितनी बायोलॉजी आपको एक छोटे से कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूं। तो बैक्टीरिया में आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफर हो सकता है। यू नो दैट बैक्टीरिया हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड एज प्लास्मिड, एंड सम ऑफ द प्लास्मिड्स carry the genes for antibiotic resistance. Previously they were called as R plasmids, अब इनको basically R factors कहा जाता है। और ये जो है ये ट्रांसफर हो सकते हैं बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में जाकर के ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैल सकता है बैक्टीरिया में। दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बैक्टीरिया में फैल सकता है। एक चीज बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। सो पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि ये प्लास्मिड इट इज कैरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंड देन यू अंडरस्टैंड अबाउट द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। देयरफॉर यू नो दैट द स्ट्रेन्स दैट वर प्रीवियसली नॉट हैविंग दिस जीन मे एक्चुअली एक्वायर दिस जीन थ्रू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर एंड देयरफॉर मे बिकम रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक। सो अब हुआ क्या कि ये पेनिसिलिन से नहीं मर रहे थे स्टेफाइलोकोकस ओरियस, तो इसका मतलब जब आपने पेनिसिलिन दी तो केवल वो मर गए जो पेनिसिलिन के सेंसिटिव होंगे, और जो रेजिस्टेंट है वो बच गए। तो अब वो ही ग्रो करेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बच गया वो ही तो ग्रो करेगा। यहां पर ये नेचुरल सिलेक्शन की जगह एक तरह का आप ये समझ लीजिए, दिस इज अ सिलेक्शन बाय द एंटीबायोटिक। This is the selection by an antibiotic. It is a sort of anthropogenic artificial selection. A person has taken penicillin, changed the environment, some of the bacteria survive, and those which survive will have a more fitness and they will reproduce more. So धीरे धीरे जो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आने लगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, बाद में कम्युनिटी एक्वायर्ड, इस तरह के पेशेंट्स आने लगे जिन्हें पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्ट कर रहा था और पेनिसिलिन उसमें काम नहीं कर रही थी। तो हमने क्या किया कि सिफेलोस्पोरिन्स यूज करने शुरू किए। सिफेलोस्पोरिन से भी रेजिस्टेंस आ गया। Now this is inevitable. This is inevitable. आप देखिए आप एक बात ये समझिए कि इवोल्यूशन खाली आपके हिसाब से नहीं हो रहा क्योंकि आप बायोलॉजी की बुक लिख रहे हैं। So nothing is happening according only to the human beings. इस अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और सारे इवॉल्व कर रहे हैं। They are finding ways to somehow reproduce, somehow to sustain themselves in a given environmental condition. So उसके बाद में ये ड्रग एक आई मेथिसिलिन, और मेथिसिलिन बहुत कामयाब ड्रग आई। मेथिसिलिन was interfering with the formation of a protein that the bacteria uses to make its cell wall. बैक्टीरिया जो अपनी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो प्रोटीन्स इस्तेमाल करता है, उसमें उसके साथ ये इंटरफेयर कर रहा था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ने इस प्रोटीन के अलावा किसी और दूसरे प्रोटीन से अपनी इन एनवलप्स को बनाने का जुगाड़ कर लिया, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। सो दैट मीन्स आपने एक प्रोटीन को टारगेट किया, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो इस प्रोटीन के बिना भी उस काम को कर पाए जिस पर ये एक्ट कर रहा था, और अब ये बैक्टीरिया मेथिसिलिन से भी नहीं मर रहे। सो इसको आप कह रहे हैं सुपर बग। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस मेथिसिलिन से नहीं मर रहा। इसके बाद में आपने और ड्रग्स की तलाशी शुरू करी और आपने ये देखा कि एक और ड्रग आ सकती है, वैंकोमाइसिन। तो वैंकोमाइसिन इस्तेमाल करनी शुरू करी इस तरह के बैक्टीरिया में, एमआरएसए में। अनफॉर्चुनेटली कुछ ही साल में, नाउ यू कैन गेस व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंस आ गया। और आजकल जो ड्रग हम ज्यादातर केसेस में यूज कर रहे हैं, दिस इज फॉर योर जनरल नॉलेज, दिस इज लाइनजोलिड, या ये एक ड्रग है जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को ट्रीट कर सकती है। लेकिन मेरे सामने फिर वही परपेचुअल क्वेश्चन है कि अगर इससे भी रेजिस्टेंस आ गया तो मैं इसका क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया का मैं क्या करूंगा अगर मैं इसको किसी भी चीज से मार नहीं पाया। तो कैन यू जस्ट इमेजिन व्हाट डिवास्टेटिंग इफेक्ट दिस बैक्टीरिया कैन हैव। यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नेचुरल सिलेक्शन के बारे में और इवोल्यूशन के बारे में समझनी पड़ेगी। नेचर किसी चीज को एडिट नहीं करती है। नेचर डज नॉट इंप्रूव एनीथिंग। नेचर ने ये जो एंटीबायोटिक्स हैं जब आपने दिए उसकी वजह से रेजिस्टेंस नहीं आया है। जब आपने एंटीबायोटिक दिया तो पहले से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनमें था वो बच गए हैं और उनका डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जनरली मैंने देखा है कि बायोलॉजी के बच्चों का एक बहुत ज्यादा यहां पर एक मिसकंसेप्शन होता है, वो ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनवायरमेंट चेंज होने से पहले वेरिएशन होना चाहिए। चेंज एनवायरमेंटल कंडीशन में कोई वेरिएशन यूजफुल हो सकती है, उसकी एडेप्टिव वैल्यू ज्यादा हो सकती है, उसकी वजह से फिटनेस आ सकती है और उसका डिफरेंशियल
एक्सपोनेंशियल रिप्रोडक्शन होगा, इसे नेचर सेलेक्ट करेगी। नेचर डज नॉट एडिट एंड डज नॉट इंप्रूव एनीथिंग। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग MRSA। एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको और दे देता हूं, विच इज कॉल्ड एज MDR-TB। सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता है, एंड दिस इज MDR-TB। MDR का मतलब है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स लाइक HIV। तो ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दो प्राइमरी ड्रग से नहीं मरता, INH और रिफेम्पिसिन से। सो इसको आप क्या कहेंगे कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नीट एंट्रेंस के लिए भी आपको एंटी ट्यूबरकुलर ये दो ड्रग्स का नाम याद रखना चाहिए, और ये इनसे नहीं बचता तो नहीं मरता। तो इसका मतलब इसमें मुझे सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 in 4 पर्सन इन दिस वर्ल्ड, 4 में से 1 आदमी उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। So we are talking of about probably 2 billion of people having tuberculosis bacteria, mycobacterium tuberculosis in their body. And again, please understand the importance of the immunity, and again understand the importance of, say for example, a regular hand washing, proper sanitation, say for example healthy eating, say for example having immune modulators regularly with your diet, say for example vitamin C, and having a balanced diet। ये वो चीज है जो आपको बचा रही है। दवाइयां तो तब आपके इस्तेमाल में आएंगी अगर ये हो गया तो, पर अगर आप होने दे रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं और फिर भी होने दे रहे हैं, तो ये फिर आपकी प्रॉब्लम है। सो इसका मतलब अब ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। फिर हमारे आंखों के सामने ये इवोल्यूशन हुआ है, ये हमारे को फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के ज्यादातर प्रोसेसेस नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जैसे हैं, पर 1-2 प्रोसेस जिस पे हमारी ड्रग्स एक्ट करती थी उससे ये बच जाते हैं। सो दिस इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, सेम एज हैपेंड विद MRSA, सेम एज हैपेंड विद MRSA। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी से एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दे देता हूं। आपने बायो इंसेक्टिसाइड बनाया बैसिलस thuringiensis। सो ये जो बायो इंसेक्टिसाइड है ये स्पेसिफिक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने BT कॉटन बनाया तो कॉटन के जो पेस्ट है उनको आप से फॉर एग्जांपल DDT से मार सकते हैं, लेकिन DDT की जो आप डोज यूज करते हैं उसके टॉलरेंट अगर होते चले गए बैक्टीरिया, तो हर कुछ साल में आपको DDT की डोज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक देखें तो जो डोज रिक्वायर्ड है, अगर आप से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोक्लोरीन्स यूज करते हैं पेस्ट को मारने के लिए, वो 40 गुना बढ़ गई है कॉटन में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पेस्टिसाइड ट्रेडमिल। सो इसका मतलब 1940 में मान लीजिए 2 ग्राम पर लीटर से मरता था, तो 1945 में 4 ग्राम यूज करना पड़ा। ट्रेडमिल का मतलब समझिए, फिर 8 ग्राम यूज करना पड़ा। और उसके बाद ये जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, ये ऑर्गेनोक्लोरीन्स लिपोफिलिक हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, आपकी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, आपको भी नुकसान पहुंचाते हैं। दे आर नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे, अगर आपके पेस्ट को तो मार ही देंगे। तो इसीलिए आपने ढूंढा एक स्पेसिफिक बायो इंसेक्टिसाइड जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, केवल पेस्ट को नुकसान पहुंचाए। सो मुझे उम्मीद है कि अब बहुत सारी चीजें आप इवोल्यूशन के हिसाब से देख पा रहे हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को आप इवोल्यूशन के हिसाब से समझ पा रहे हैं। अब आप देखिए जो कोरोना वायरस है, से फॉर एग्जांपल हम एक बहुत बढ़िया एक वीडियो और करेंगे, दैट मे बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो वेयर आई विल टेल यू दैट हाउ दीज वायरसेस, ये जो कोरोना वायरस जैसे वायरस है, ये जंप कैसे कर देते हैं एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में। और ये वायरस एक्चुअली ये वायरस बहुत पहले बना था, तो उसके लिए मेरे सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स क्यों है? वाई वायरस इज एबल टू यूज माई रिसेप्टर्स। और अगर वायरस मेरे से पुराना है तो ये मेरे रिसेप्टर्स कैसे यूज कर पा रहा है? ये आ बैल मेरी आंख फोड़ वाला काम मैंने क्यों किया? So there is something very interesting hypothesis about how viruses actually evolved, how viruses mutate। आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है कि RNA वायरसेस बहुत तेजी से म्यूटेट करते हैं। क्यों वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है वायरसेस के खिलाफ, बहुत सारे वायरसेस के खिलाफ, और क्यों कुछ वायरसेस जूनोटिक हो सकते हैं? दैट मीन्स दे कैन जंप दी स्पीसीज फ्रॉम द एनिमल्स टू द ह्यूमन बींग्स, एंड सम ऑफ देम कैन कॉज पैंडेमिक, एंड वी आर करंटली लिविंग इन अ पैंडेमिक सिचुएशन। सो मुझे उम्मीद है एक छोटा सा पैरामीटर जो मैंने आपके सामने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का रखा, अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, वो आपको समझ में आया होगा। वी विल कंटिन्यू विद द अदर पैरामीटर्स और द एविडेंसेस of the evidences in the next coming videos. Thank you so much.